अच्छा, इससे पहले के एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ स्टार्ट करें, हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ की एक एप्लीकेशन या दो एप्लीकेशंस के अंदर कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड दैट टॉपिक इज करंट लूप as a magnetic dipole। अच्छा देखो, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात की थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल के बारे में हमने बात की थी, तो वहां पर हमने कहा था कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच में एक सर्टेन गैप होगा, सर्टेन डिस्टेंस होगा, और वो जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल भी रहता है, और मैग्नेटिक डायपोल का सबसे पहला जो एग्जांपल था या सबसे पहला जो आप सबसे पहली बार आपने मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में या उससे पहले पढ़ा होगा, एक बार मैग्नेट के बारे में। और बेटा, जो बार मैग्नेट होता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगेन इंपॉर्टेंट बात ये कि दोनों की पोल स्ट्रेंथ्स यहाँ पर सेम होती है। ठीक है, वहां पर क्या सेम होते थे? चार्जेस सेम होते थे। यहाँ क्या सेम रहती है? पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है। लेकिन अभी हमने स्टैटिक बार मैग्नेट के बारे में तो कुछ डिस्कशन किया ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। मान लें कि मेरे पास एक रिंग है और इस रिंग का कुछ रेडियस r, सेंटर o। ठीक है, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर बेटा कुछ करंट फ्लो करता है जिस करंट का मैग्नीट्यूड I है, एंड दिस करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैंने आपको पहले भी बोला था अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो कौन से पोल को रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और यही चीज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करती बेटा? साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास लेट्स से के एक रिंग हो, ठीक है, और वो रिंग एक करंट कैरिंग रिंग है। लेट्स से कि ये एक रिंग है और मैं कहता हूं कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं कि करंट फ्लो कर रहा है, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर इसके अक्रॉस मूव कराऊंगा। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन है बेटा ये? बेटा सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप एक बात सीधा सा एक छोटा सा काम करेंगे, जो चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है अगर आप उसको मिरर में सामने देखें तो वो आपको क्लॉकवाइज मूव करती हुई दिखाई देगी। यानी आप अपने पेपर के ऊपर अगर एक सर्कल बनाएं और उस पर एरोज आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, तो जब आप सर्कल पेपर के पीछे उसका इंप्रेशन देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यानी आपने बनाया एंटी क्लॉकवाइज लेकिन पेपर के पीछे क्या दिख रहा है? आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग लूप का सामने वाला फेस जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो अगर क्लॉकवाइज है यानी कि साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका बैक फेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक करंट कैरिंग लूप किस तरह से बिहेव करेगा? एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि फ्रंट फेस अगर नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है तो बैक फेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट? द थिकनेस, है ना? तो देयर आर टू पोल्स, एक ये वाला पोल होगा नॉर्थ पोल, तो पीछे वाला पोल क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब इस
मैग्नेटिक डायपोल की अपनी ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि वहां पर हमने कैलकुलेट किया था पोल डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करा था, उसी तरह से यहां पर भी करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल में हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डायपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, current loop, dipole moment of current loop is given by m and is equal to nia। यानी ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द लूप, और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कह रहा हूं, एरिया ऑफ द लूप पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप पे। तो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे और एरिया पे। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी आपके पास, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और करंट की यूनिट एम्पियर। तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल कहीं पर भी हो और आपको वहां पर डायपोल मोमेंट निकालना पड़े, तो दैट डायपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज m and is given by nia। क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। नो नेक्स्ट, सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, लास्ट टाइम स्टेटमेंट मैंने लिखवा दी थी एम्पियर सर्किटल लॉ की। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, it states that the line integral of magnetic field is mu naught times the total current threading the loop। यानी कि अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं B dot dl equals to mu naught I। ठीक है, अब पहली बात कि हम इसे प्रूव करें कि ये mu naught I होता है। तो प्रूफ के लिए let us consider a wire which is carrying some current I। गॉस थ्योरम करते हुए हम क्या करते थे? एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हुए हम एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक पूरी की पूरी डेरिवेशन की थी, जहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे जैसे करंट एलिमेंट लेंथ पर अपनी पोजीशन आएंगे और अगर एंगल्स चेंज होंगे तो फिर हमारी जो लिमिट्स होंगी वो चेंज होती चली जाएंगी। यही बात थी, और हमने फाइनली लिमिट्स डाली थी वहां पर phi1 से लेके phi2 तक। ठीक है बेटा, Sir, can you, याद है वो वाला केस? sir, can you please repeat? मैंने बोला कि जब हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट P पर, तो वो जो लेंथ एलिमेंट था उस लेंथ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये एंगल वेरी कर रहा था ना? यस सर। Yes, sir. और क्योंकि ये एंगल वेरी कर रहा था तो हम अल्टीमेटली फाई की लिमिट्स के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे बाय यूजिंग बाय निकालने के लिए, और हम हर लेंथ एलिमेंट का यहाँ पर क्या ले रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे थे जिसको मैग्नेटिक फील्ड को, हर लेंथ एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ना?
ऐसे ही कर रहे थे ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एम्पियर लूप अप्लाई करते हुए क्या करोगे, या एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हुए क्या करोगे? एग्जैक्टली कुछ वैसा ही जैसा कि आपने गॉस थ्योरम में किया था। आपने क्या करा था गॉस थ्योरम अप्लाई करते हुए? जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे वहां पर आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे। लाइकवाइज जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वहां पर आप एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करते कि यहां से एक एम्पीरियल लूप पास हो रहा है। अभी एम्पीरियल लूप हम क्यों कंसीडर करें कि यहां से पास हो रहा है? ध्यान से देखो, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी? ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना होगा। Yes, sir. तो पॉइंट P पर यहां पर अगर आप एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लें जो कि डिस्टेंस r पे था, dl एलिमेंट, तो इस dl एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, वेक्टर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ जाएगी, क्योंकि सर्कल पर लूप पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होगी, और लेंथ की भी डायरेक्शन टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होगी बेटा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा Sir, can होता you है please तो repeat? एक मिनट, मैंने ये बोला बेटा कि फिर से समझो, मैं इसको दोबारा से मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में लेट्स से कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज द पॉइंट P जहां पर के आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो अभी हम प्रूफ ही कर रहे हैं। अगर हम प्रूफ करें तो लेट्स से दिस इज डिस्टेंस r, और यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी थी, तो इस पॉइंट पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। B = μ0 I/2 πr होती है ना? बायट-सावर्ट लॉ से कैलकुलेट किया था Yes, बेटा, sir. किया था। तो अगर मैं यहाँ पर B की वैल्यू डालूं which is μ0 I/2 πr, और बेटा dl की वैल्यू डाल दें, तो dl की तो लिमिट्स डालनी पड़ेगी आपको। तो μ0 I/2 πr इज कांस्टेंट, dl की लिमिट्स क्या होंगी? 0 से लेके 2 πr तक dl, तो μ0 I/2 πr into 2 πr कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास? μ0 I, यानी b वेक्टर डॉट dl वेक्टर किसके इक्वल होगा? μ0 I के इक्वल होगा। ये बात यहां से प्रूव हो गई। इस प्रूफ में कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है? No, sir. No sir. No, पक्की sir. बात, कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एम्पीरियल लूप अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बायट-सावर्ट लॉ से पुट करके डाल दी, और हमने प्रूफ निकाल लिया कि हाँ b डॉट dl इक्वल टू μ0 I होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? देखना ध्यान से। एप्लीकेशन नंबर 1, magnetic field of a straight current carrying conductor। ये रहा आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड
इस पॉइंट P पर निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करो। एम्पीरियन लूप क्या होता है? वो पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि इस करंट एलिमेंट के वजह से प्रेजेंट होगा, और हम ये मान लेंगे कि वो पाथ इसी पॉइंट P से पास कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात? दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, Yes, sir. हर करंट एलिमेंट का, देखो बेटा, ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर, इसमें वायर में करंट मूव कर रहा है, लेट्स से वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर करंट वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? आप अपने हाथ में इसको ऐसे रखें, ठीक है, थंब स्ट्रेच करें किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, एंड अलाउ द पाम टू मूव फ्रीली। तो जिस डायरेक्शन में पाम मूव करेगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब हम ये मान लेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास कर रही है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास करती है तो ये लूप बनेगा। हाँ सर। दिस इज द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है ना, और यहां पर आपने इसी लूप का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब वायर है, लूप है, तो वो छोटा सा लेंथ एलिमेंट, एक मिनट, जैसे कि ये लूप है आपके पास, ठीक है। अब इस लूप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये लूप ऐसे ना रख के मैंने ऐसे रखा हुआ है और इसके थ्रू वायर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जो लूप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड को? इस करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंथ का कंसीडर कर लूं तो लेंथ की डायरेक्शन क्या मिलेगी? टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, यही मिलेगी ना। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स ही मिलेगी। Yes, sir. बेटा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। सोचो, ये सर्कल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपसे निकालने को बोली जाती है किसी भी पॉइंट पे तो आप क्या कहते हो? वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, ऐसे ही बोलते हो ना। तो इस पॉइंट पर जो लेंथ एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल, डीएल। और इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ सर। अगर ये बात क्लियर है तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो यूजिंग ACL। BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। B निकालना था, B बाहर, इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बेटा देखो DL ये क्या होगा? रेडियस R, तो 0 से लेके DL एलिमेंट 2 पाई R तक लिमिट, तो B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ये आपके पास फाइनल रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि यहां लिख सकते हैं इसको, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। देखो, जो आपने बायट सेवर्ट लॉ से निकाला था वही रिजल्ट आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ से भी आ रहा है। यस सर। क्योंकि सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ से भी, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली ACL ज्यादा आसान है। बायट सेवर्ट लॉ अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, वहां पर आपको बहुत सब चीजें ध्यान रखनी पड़ रही थी, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये कंसिडर करना है कि लूप एक आप लें जो कि कहां से पास करे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास करे, ठीक है। Yes, sir.
अब इसी केस में आपने निकाला कहां पर, आउटसाइड द कंडक्टर, है ना। अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर निकालने की कोशिश करता तो फिर कैसे निकलता, सेकेंड, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब आप कहोगे कि सर सरफेस ऑफ कंडक्टर, आप तो वायर ले रहे हो, वायर बहुत पतली होती है, तो हम वायर को थोड़ा मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि वायर अब सिर्फ एक वन डायमेंशनल एलिमेंट के बजाय हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कंसिडर करेंगे। ये हम मान लेंगे कि वायर कैसा होगा, इन शेप में, एक सिलेंडर के जैसा होगा वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस वायर का रेडियस आपके पास a है, ठीक है, और मुझे बेटा इसके सरफेस पर आप मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो करंट कहां मूव कर रहा होगा, करंट विल बी मूविंग थ्रू दिस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इस लाइन पे मूव कर रहा होगा। तो आप इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P पे एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लें, तो ये रेडियस कितना हो गया, a। अब आपने अप्लाई करा यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। बेटा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ सर, सेम Yes, डायरेक्शन। sir. बेटा आप लोग ऐसे विजुअलाइज करो, सुनो ध्यान से, एक ये आपके पास एक वायर, ठीक है, अब ये वायर के अक्रॉस आपको लेट से के इस पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। तो आप क्या करो, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लो। तो वो एम्पीरियन लूप कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कर रहा होगा। Yes, sir. ओके, अब अगर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मूव कर रहा है और इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था आपका, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, द वे माय फिंगर इज मूविंग, ठीक है। तो मुझे ये बताओ एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स Yes, sir. होनी चाहिए ना। और डीएल एलिमेंट अगर मैं यहां पर ले लूं, एक छोटी सी लेंथ अगर ले लूं और वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसकी डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। Yes, sir. तो इसका मतलब B और DL इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। Yes, sir. बस यही बात है बेटा, इतना ही समझा रहा हूं मैं यहाँ पर कि B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो B डॉट DL cos 0 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, जिसको कि आप फाइनली क्या लिख सकते हो, P इंटू DL, P तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। अभी भी आप देखो मैग्नेटिक फील्ड वही है जो कि आपके पहले केस में थी, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ द केसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है ना, है बेटा। यस सर। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको कराया जा रहा है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एम्पियर सर्किटल लॉ से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में आता है, आपके सीबीएसई एग्जाम में आता है। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने आपको कराया जहां पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां रखा, आउटसाइड द कंडक्टर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज outside the conductor,
और दूसरे केस में हमने लिया ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब तीसरा जो केस है बेटा, तीसरा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहां पर आप इसको कहां लोगे, इनसाइड द कंडक्टर। अभी ये जो दो केसेस हैं, क्या ये सबको क्लियर है? वैष्णवी क्लियर है बेटा? Yes, स्नेहा, Yes, sir. राघव, Yes, sir. नंदिनी, Yes, sir. समर्थ, Yes, sir. दक्ष, Yes, sir. आन्या, yes, sir. एंजेला, Yes, sir. अन्वेषा, Yes, sir. आशी, Yes, sir. अभिमन्यु। Yes, sir. ठीक है, अगर ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर है तो बेटा तीसरा केस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगा के समझेंगे, क्योंकि थर्ड केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल ही वही लगता है, लेकिन मुश्किल है नहीं उसके अंदर कुछ। ठीक है, देखना ध्यान से। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको रफ कर देता हूं। नाउ द केस नंबर 3, और केस नंबर 3 क्या कहता है कि केस नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड inside a current carrying straight conductor। अब देखो, अगर आप इनसाइड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हो तो ऑब्वियसली फिर से आप इसको एक सिलेंडर कंसीडर करोगे और हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे। लेट्स से कि करंट कुछ आई है एंड इज मूविंग लाइक दिस। मान लिया कि कंडक्टर का जो एक्चुअल रेडियस था वो हमने पहले कितना लिया था, a लिया था, वो a ही है। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज दिस, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा x। अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर आ जाए तो मैं इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर एक एम्पीरियन लूप पास होता हुआ देखूं तो जो करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी और डीएन एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, मिलेगा ना? मिलेगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये मान लूं कि एक सिलेंडर के अंदर ये एक और सिलेंडर है, तो बेटा पहली बात, जो कंप्लीट सिलेंडर था आपका, ठीक है, उस कंप्लीट सिलेंडर में जितना करंट फ्लो कर रहा था, ये एक सिलेंडर है, इस कंप्लीट सिलेंडर में जितना करंट फ्लो कर रहा था, अगर मैं इसमें से एक सेक्शन बाहर निकाल लूं ये वाला, तो अब क्या इसमें उतना ही करंट फ्लो करेगा? No, sir. नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पर एक स्पेशल कंसिडरेशन हमें लेनी पड़ेगी, और वो स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? वो है करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी वेरी कर जाएगा। अगर करंट डेंसिटी वेरी करता है तो देखो ध्यान से, होल कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी थी इन अ होल कंडक्टर ऑफ रेडियस a बराबर होना चाहिए करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर ऑफ रेडियस x, है ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I अपॉन पाई a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, I डैश अपॉन
पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आई डैश इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप बायर-सावर्ट लॉ अप्लाई, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करोगे, तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बेटा B डॉट dl दिस टाइम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। क्यों? फिर से स्टेटमेंट पढ़ो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, वो कहता है that the line integral of magnetic field in a closed region is mu naught times the total current threading the loop। कौन सा लूप? एम्पीरियल लूप। इस एम्पीरियल लूप के थ्रू कितना करंट पास करेगा? आई डैश पास करेगा। यहाँ पर आई करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आई तो होल क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट था। यहाँ पर इस बचे हुए पार्ट में, जिसको कि मैं ब्लू पार्ट के साथ यानी ब्लू कलर के साथ यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ये वो बचा हुआ पार्ट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट प्ले एनी रोल इन constituting the net current flowing through the inner cylinder। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. बेटा ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, ये वो पोर्शन था जिस पोर्शन के इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया का पार्ट नहीं होंगे। किसके क्रॉस सेक्शन एरिया का पार्ट नहीं होंगे? इस पर्टिकुलर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का पार्ट नहीं होंगे, जो कि हमने ये डॉटेड लाइन से बनाया है, क्योंकि हम यही देखना चाह रहे हैं ना कि बीच में करंट कितना है। ऑब्वियसली आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो करंट इस लूप के अंदर अंदर कितना फ्लो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। बाहर कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. तो इन दिस केस B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डैश। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. हाँ सर। अन्वेषा क्लियर है बेटा? Yes, sir. आशी, एंजेला, Yes, sir. Clear है। Yes, sir. आन्या, Yes, sir. स्नेहा, नंदिनी, Yes, sir. वैष्णवी क्लियर है बेटा? Yes, sir. समर्थ, यस सर क्लियर है। दक्ष, अभिमन्यु, यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल है दोनों सेम डायरेक्शन में है फिर से, तो दिस विल बी अगेन बी डीएल कॉस 0, बी बाहर आ गया, बच गया डीएल। 0 से लेके 2 पाई एक्स तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो b इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई एक्स। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई डैश की वैल्यू डालनी है, और आई डैश की वैल्यू आपके पास क्या है? ये रही, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक अंदर रहेगी तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगी, है ना? होगी ना बेटा? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड जब तक कंडक्टर के अंदर आप कैलकुलेट करोगे तब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगी। जैसे ही आप बाहर की तरफ मूव करेंगे देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर आपने वहाँ 2 पाई नहीं लिखा। अच्छा हाँ, 2 पाई नहीं लिखा मैंने यहाँ। दिस विल बी 2 पाई एक्स ए स्क्वायर, है ना? x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ठीक है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक कंडक्टर के अंदर रहेगी तब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगी, और जैसे ही बाहर आ जाएगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाए b वर्सेस डिस्टेंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, तो उस केस में इनिशियली ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और फिर उसके बाद इस तरह से, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B max। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी? ऑन द सरफेस, जो हमारा सेकंड केस था। ऑन द सरफेस कहां पर? यहां पर, ठीक है। Yes, sir. यानी अगर आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हो, तो एज लॉन्ग एज यू आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो यहां पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ऑन द सरफेस आते ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और जैसे जैसे बाहर होता चला जाएगा वैसे वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये बात सबको क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. Clear है। ये बात मान के चलना, Yes, sir. Clear है। ये बात मान के चलना कि ये तीनों की तीनों चीजें जो आज हमने की हैं, ये आपके पेपर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर के अंदर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले साल का पेपर, उसमें भी ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पर आपको ये तीनों के तीनों केसेस डिस्कस करने थे और एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन थी, ठीक है, यानी स्टेटमेंट देनी थी। ऑब्वियसली लॉ है तो स्टेटमेंट होगी, ठीक है बेटा। yes, sir. तो ये हमारे पास मेन एम्पियर सर्कुलर लॉ की पहली एप्लीकेशन थी, जिसके 3 पार्ट्स थे। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसको मिटा दूं, रब कर दूं, इसमें से तो कुछ पूछना तो नहीं है। फिर भी अगर एक बार पढ़ना चाहते हो 2 सेकंड लगा के, 2 मिनट लगा के, तो पढ़ लो बेटा, मेरे को बता देना। कहीं पे भी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तीनों की गए पार्ट्स के अंदर, तो बता दो, मैं दोबारा करा देता हूं। डायरेक्शन में कोई डाउट लग रहा है तो वो बता दो। सबको लूप लेना समझ में आ गया? लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी ये समझ में आ गया? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। फिर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर है। अच्छा मान लो ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई। इस वायर के जस्ट ऊपर एक लूप है, लूप ए, और एक लूप इस वायर के जस्ट नीचे है, लूप बी, ठीक। फटाफट ये बताएं कि लूप ए में और लूप बी में इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका कौन सा पोल आपको दिखाई देगा?
बोलो बेटा। मैग्नेटिक पोल राघव, लूप ए में कौन सा पोल दिखाई देगा बेटा? North Pole. आन्या, कौन सा पोल दिखाई देगा लूप ए में? देखो, करंट इस तरफ जा रहा है। आप ये मान लो कि आपने इस वायर को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है and the thumb is stretched in the direction of current and now allow your palm to move freely. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें एंटर करेंगी क्योंकि लूप बनाएंगी। तो बी में एंटर करेंगी, यानी कि यहाँ क्रॉस लगाया तो परपेंडिकुलर प्लेन इनवर्ड्स। अब ऐसे कैसे याद रखें कि इनवर्ड्स है तो कौन सा लूप बनेगा? देखो जरा, पार मैग्नेट से याद रखो बेटा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो जहां से फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वो हमेशा क्या होगा? आपका साउथ पोल होगा। और अब लूप इसके पीछे से जाएगा, यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी, डॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स। अब ये आउटवर्ड्स है तो यहां पर क्या बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ पोल बना तो इस वेरिएबल, अगर मान लो कि ये करंट आपका वेरिएबल करंट है, यानी टाइम वेरिंग करंट है, तो टाइम वेरिंग करंट है और यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इस लूप के अंदर जो करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नॉर्थ से दिख रहा है बेटा, नॉर्थ को आप यहाँ पर जोड़ो ऐसे, तो ये क्या बन गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई ना। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ साउथ को जोड़ के देख लो, करंट की डायरेक्शन क्या बन जाएगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो सुनो, ध्यान से समझो, ये एक लूप है। इस लूप में अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटर करेगी, तो एंटर कहां पर करती है? साउथ पे, यानी ये क्या बनेगा? साउथ पोल। साउथ पोल बनेगा तो करंट कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। यानी जो करंट यहां जनरेट होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज करंट होगा। और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे बाहर निकल रही है तो पीछे क्या बनाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ बनाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पर जो करंट जनरेट होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. बेटा Yes, ये sir. तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, फैराडेज लॉज पढ़े थे 10th में आपने। ठीक है, जहां पर आप कहते थे कि भाई एक बार मैग्नेट को हम बैक एंड फोर्थ अगर मूव कराना शुरू करें कॉइल के अक्रॉस, तो वहां पर कुछ करंट जनरेट होता है। एसी जनरेटर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस। ऑल्दो कि ये सब चीजें हमें अभी आगे करनी है, बट एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती है, यहाँ पर भी यूज होती है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन में यही तो था कि एक स्ट्रेट वायर है, एक लूप यहाँ दे दिया, एक लूप यहाँ दे दिया, तो अब आप पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई। कैसे? आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब स्ट्रेच करेंगे एंड अलाउ योर पाम टू मूव फ्रीली। अब ये पाम क्लोज हो रहा है, इस लूप में क्लोज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ जा रही है यानी क्रॉस लगाया, क्रॉस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्रॉस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स का, और डॉट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स का। तो बस अब इनवर्ड्स जा रही है तो वो कहां पर जाएगी? हमेशा साउथ पोल बनता है। जहां पर फील्ड एंटर करती है वहां पर क्या बनता है? साउथ पोल।
साउथ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, आज आप सभी लोग, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंडर प्रिपेयर्ड हो, आप लोगों ने बायट-सावर्त लॉ और उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी। बेटा हर क्लास में मैं ये बता देता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हमें करना क्या है, एटलीस्ट उसको एक रीडिंग जरूर दिया करो। उसको रीडिंग देने से होगा ये, टॉपिक को रीडिंग देने से होगा ये कि आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। आपको पहले से कुछ नोशंस होंगे आपके दिमाग में जो कि जब समझाया जाता है तो वो क्लियर होते चले जाते हैं, या फिर आप उन चीजों को पूछते हो। जब आप बिल्कुल ब्लैंक आके बैठ जाते हो और सुनते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। इसीलिए बेटा ये एक रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में जब भी कभी आप आए तो जो टॉपिक मैं बोलता हूं कि बेटा ये आपको पढ़ के आना है तो वो पढ़ के जरूर आए, बिना पढ़े ना आए। ठीक है? आज स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि वो जो लूप की डायरेक्शन है वो आपको लेनी ही नहीं आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन एक ही तरफ क्यों जा रही है। ऑब्वियसली एक सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर कितने लेंथ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड एज यू मूव अलोंग द लेंथ एलिमेंट्स हर बार आपकी डायरेक्शन टेंजेंशियली आउटवर्ड्स ही रहेगी, है ना? तो ये बात समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था, मेरी समझ से बाहर बात है। वास्तव में अगर ऐसा हो रहा था तो क्या ऐसा ही था ना? हाँ सर, थोड़ा सा। हाँ तो बेटा वो गलत है ना, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और आप उस पे कोई छोटा सा सेक्शन ले लेते हो और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हमेशा ही टेंजेंशियल आउटवर्ड्स रहेगी हर एक चीज में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। ठीक है? आपका लेट्स से के वेलोसिटी है तो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। लाइकवाइज आपने 11th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, इस केस में दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होती है। तो हर वो चीज जो कि सर्कुलर पाथ पर आप देखते हो और वो वेक्टर क्वांटिटी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा जनरली उन वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शंस आपको कहां मिलेंगी, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप एक चीज और बताएं, क्या एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियर हुआ है सबको? क्या डायरेक्शन का इशू अभी भी है? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूं 5 मिनट लगा के, एक बारी फिर देख लो। ठीक है? देखो जरा, आज हमने स्ट्रेट वायर के लिए किया था, मैं सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए ही बात कर रहा हूं अभी। ठीक है? और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगा। ठीक? देखना ध्यान से, ये आपके पास बेटा एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सीधे सीधे दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सबसे पहला, जहां पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में पास करेगी, क्यों? इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्लोज्ड लूप्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप की फॉर्मेशंस नहीं करती हैं। अब वो क्लोज लूप की फॉर्मेशन कर रही है तो कैसे कर रही है? मैंने बोला कि इसको आप अपने हाथ में पकड़ लो, stretch the thumb in the direction of the current and allow the palm to move freely. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड आप इसके अराउंड इस सर्कुलर लूप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन लूप की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ लूप की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। यही बात अगर करंट डाउनवर्ड्स जा रहा होता और ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता तो लूप तो बेटा अभी भी ऐसे ही बनता, बट अब की बार जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है
वो इस तरह से आता, ठीक है। ये डायरेक्शन क्लियर हो गई दोनों? यस सर। अच्छा, हाँ अब सर। डायरेक्शन अगर क्लियर है तो मान लो कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस था r एंड दिस इज माय पॉइंट P जहां पर मुझे निकालना था, तो मैं यहीं पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लूंगा। क्यों लूंगा? एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड रीजन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया इंटीग्रल नहीं, लाइन इंटीग्रल। तो हम सिर्फ इस लूप के सरकमफ्रेंस को ध्यान में रखेंगे, एरिया को ध्यान में नहीं रखना है। तो यहां पर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस रियल एलिमेंट को वेक्टर फॉर्म में इधर ही देखने को मिलेगी डायरेक्शन इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मुझे इसी डायरेक्शन में मिलेगी ना, क्योंकि ये लूप किसका लूप है? मैग्नेटिक लूप है। इस लूप को आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक लूप, है ना? हाँ सर। और इसी को हम क्या कहेंगे? एम्पीरियन लूप भी तो कहेंगे। जैसे कि वहां पर गॉसियन सरफेस होता है, यहाँ पर क्या होता है? एम्पीरियन लूप होता है। तो बेटा एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही लेना था, आप यहाँ ले लो, ये लो। अब इस डायरेक्शन में मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड भी और डीएल भी। आप यहाँ देख लेते हैं, लेट्स से यहाँ, तो अब इस डायरेक्शन में मिलती, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दिस विल बी बी एंड दिस विल बी डीएल। आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ये ऐसे मिलता, बी टी एल, हमेशा ही टेंजेंशियली आउटवर्ड्स रहेगा। ठीक है बेटा? यस है? सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया, तो B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। क्या कह रहा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड रीजन is mu naught times the current threading the loop। threading the loop मतलब इस लूप के थ्रू पास होने वाला करंट, ठीक है, यानी करंट पासिंग थ्रू द लूप या करंट विद इन द लूप। अब इस लूप के अंदर करंट कितना है? I। इसी I को तो कंसिडर करना था हमने हर बार, ठीक है। हाँ सर, समझ आ गया। Yes, Yes, sir. sir. अगर अगर मान लो कि ये एक स्ट्रेट वायर ऐसे ना होके एक स्क्वायर होता, अब और करंट ऐसे मूव कर रहा होता, तो इसका एम्पीरियल, और मान लो कि मुझे यहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इधर से अगर मैं एम्पीरियल लूप लेता तो वो ऐसे चलता ना, तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती? ऐसे, ऐसे चलती। बेटा ये वाला एरो करंट का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का होता ना। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. इधर ये करंट है, और अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेट्स से कि यहाँ होता, तो आप एम्पीरियल लूप इसके अराउंड लेते, तो अब ये ऐसे चलता होता, यस सर। यस सर। ऐसे ही इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है, ऐसे ही इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता होता ना बेटा। Yes, sir. तो इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है। एक बार लेकिन रीडिंग जरूर करा करो हर टॉपिक। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगला टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ की अगली दो एप्लीकेशन। फर्स्ट, सोलेनॉइड, और पहली तो कर चुके हैं, दूसरी सोलेनॉइड है, और तीसरी है टोरॉइड। ये सोलेनॉइड और टोरॉइड आप पढ़ के रखेंगे, सो दैट के अगली बार जब हम लोग इनके बारे में बात करें तो आप आज की तरह से प्रॉब्लम फेस ना करो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बेटा एक बार फिर से ध्यान से वीडियो जरूर देख लेना और इसको पढ़ भी लेना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं मची हुई।
मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के स्कूल में इतने आगे तक हुआ होगा। क्या आप में से किसी के स्कूल में अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चल रहा है? No, sir. Yes, sir. सर स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से किसके माही के सिलेबस में आना था या आशी के सिलेबस में आना था? मेरे स्कूल में आ रहा है। हाँ, आशी के स्कूल में आ रहा है। ठीक है, पेपर कब है बेटा? सर 2 अगस्त। अच्छा, और कितना हो चुका है अभी स्कूल में ये वाला चैप्टर? और ये सब तो हो चुका है, काफी तेज करा रहा है स्कूल में। कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से ही करेंगे, घबराओ मत, हो जाएगा। ठीक है। सर हाँ बेटा। ओके मेरी सर 2 अगस्त से है टेस्ट सर। पहले 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, डीसी सर्किट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो समर्थ प्रैक्टिस शुरू करो। अच्छा, कल मैं आप लोगों के साथ ना कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, यस जो कि मे बी उसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि वो हमारी एक सेमिनार के अंदर डिस्कस हुए हैं उस तरीके की चीजें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स को जरूर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। चलो आज फिर इतना ही रखते हैं। किसी का कोई और डाउट है तो बता सकते हो। सर नो सर नो सर। आप बताओ दक्ष, क्या कोई डाउट है? नो सर ठीक है, राघव कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, चलो बेटा फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू Thank सर you, गुड sir. नाइट ओके Thank you, sir. ओके।